नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाजारों में आपने कमोबेश एकदम से कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस राइटर हैं तो आपके लिए एक डिलाइट था, वन ऑफ द डेज था जो साल में आप त्योहार की तरह जिसका उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब कुछ भी बेच दूंगा और सब में पैसे बन जाएंगे। तो आज वो दिन था। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इरोड हुआ है, उसका बेनिफिट ऑप्शन राइटर को भयंकर रूप से मिला है और मार्केट उसके नाते कहीं भी नहीं गई है। तो विगत 2-3 दिनों के अंदर जिस तरह से प्रीमियम शूटअप्स हुए थे वो आपको काफ़ी बेनिफिट पहुंचाते हुए दिखाई पड़े हैं। कई सारे स्टॉक्स जिसमें एरिस लाइफ साइंस की बात करेंगे, वो एक ब्रेकआउट किया है, उसमें ऊपर गया है स्टॉक। जनरली मैं अपने वीडियोस में पिछले कुछ दिनों के अंदर इस स्टॉक की चर्चा करता रहा हूं और नए स्टॉक्स पे हम चर्चा करेंगे, कुछ नई खबरों पे बात करेंगे, मार्केट के अभी के सेटअप पे बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर मार्केट को आज एक नज़र से देखें, कोई वोलाटिलिटी नहीं है, मार्केट में कुछ हुआ नहीं। आप बोल सकते हैं मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही, कुछ खासा हुआ नहीं। लेकिन अगर आप डेटा को देखिए तो कल के डेटा में भी एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से एक बड़ी खरीद का नंबर सामने आया था। आज के डेटा में भी ये चीज साफ दिखाई पड़ती है, जहां पर डीआईआईज ने तकरीबन 7,911 करोड़ का माल खरीदा है। यानी तकरीबन आप यूं कहिए कि एक 8,000 करोड़ के आसपास का माल डीआईआईज ने खरीदा है। वहीं पर एफआईआईज ने जो है करीब 4,662 करोड़ का, यानी करीब करीब 4,500 करोड़ से ज्यादा का माल इन्होंने भी खरीदा है। और अगर आप दोनों का नंबर जोड़ दीजिए तो कंबाइंड नंबर जो है वो काफी बढ़िया बन के आता है। तो इंड हो रहा है मई का, लेकिन जिस तरह की बाइंग हुई है, इवन कल भी एक बड़ी बाइंग हुई थी। यद्यपि कल की बाइंग के पीछे आईटीसी के ब्लॉक डील का काफी बड़ा योगदान था। मार्केट में काफी ज्यादा वोलाटिलिटी थी कल, और उसके बावजूद भी नंबर काफी पॉजिटिव आए थे एफआईआई के। लेकिन आज मार्केट काफी शांत रहा है और उस पर्पज में भी बाजारों में आपने बाइंग देखी है। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम मार्केट को देखते हैं, यानी अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखते हैं, वो रैली नहीं दिखती। तो ये एक्चुअली रैली हो कहाँ रही थी? अगर आप कुछ एक एफआईआई फेवरेट स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर आपको रैली काफी बेहतर होती हुई दिखती है, जिसमें से एरिस लाइफ साइंसेज जिसकी 2 दिन से लगातार स्टॉक बढ़ता गया है, नए हाईज वहां पे स्टॉक्स ने लगाए हैं। आज 1600 के ऊपर भी ट्रेड किया बाजार ने और उस पर्टिकुलर स्टॉक ने। जीएसके फार्मा की बात करिए, जीएसके फार्मा हमेशा से जो एफआईआईज हैं उनके एक पसंदीदा स्टॉक की श्रेणी में रहा है। वापस से अब नए लाइफ हाइज गैलेक्सो लगा रहा है। जाहिर सी बात है, जो गैलेक्सो है या उसको जीएसके फार्मा बोले, तो उस कंपनी में भी नए ब्रेकआउट बन रहे हैं। और अगर आप पिछले कुछ महीनों का हिसाब देखेंगे जीएसके का, तो नीचे से काफी बड़ी रैली वहां पर ऑलरेडी बनी है। इसके बावजूद भी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। अगर आप फोर्स मोटर को देखिए, आज उसने नया लाइफ हाई बनाया है। पिछले 3 सालों में अगर आप फोर्स मोटर को देखेंगे तो वहां पर एफआईआईज की भूमिका हमेशा से बनी रही है। तो उन जगहों पर जहां पे एफआईआईज फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर वो अभी भी फोकस कर रहे हैं, और उन जगहों पर, सेलेक्टिव जगहों पर वो बाइंग दिखने लगी है, वो दिख रही है बाइंग। साथ में आज के स्टॉक्स में अगर आप देखिए तो एक पावर इंडिया करके कंपनी है हिताची, जिसको आप जानते ही होंगे। तो हिताची ने नए फ्रेश ब्रेकआउट्स किए हैं, नए लाइफ हाइज पे स्टॉक गए हैं। मायने ये है कि कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं पॉकेटों में मार्केट में बाइंग तो दिख रही है। हाँ, वो अक्रॉस द बोर्ड सभी जगह पे नहीं दिख रही है, और इसीलिए अगर आप चार्टिकली मार्केट को देखते हैं तो मार्केट में आपको वो दौर, वो जगह, वो एरिया दिखाई पड़ रहे हैं जहां पर आपके पास पॉकेट्स हैं, जहां पर आप अपना दिमाग लगा सकते हैं और वहां से एक ठीक ठाक सा रिटर्न बन सकता है। तो मार्केट बंटी हुई है, मार्केट्स में सब कुछ भाग रहा हो ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अब बन रही हैं, रिकवरी के रूप में भी और ब्रेकआउट्स के रूप में भी, जहां पर फ्रेश मूव्स दिखाई पड़ने लग रहे हैं। क्योंकि उसका मेन कारण क्या है कि एफआईआईज की जो बाइंग है वो एक आधा दिन भले कम हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वो चल रही है। और पिछले अगर आप 40 दिन का डेटा देखें तो एक्सट्रीम बुलिशनेस दिखाई पड़ रही है एफआईआईज के डेटा में। मार्केट भी धीरे सही लेकिन अपने अपर बैंड की तरफ बढ़ रही है, और लगातार 25,000 के आसपास बाजार लगातार टिक टिक कर रही है। लेवल में अगर आप देखिए तो 25,000 आज ब्रेक नहीं हुआ है, जाहिर सी बात है। 25,200 का ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का जो सपोर्ट है आपका 24,800 का, वो बरकरार है। इंट्राडे बेसिस पर आज वो बरकरार रहा है। अगर उसको जो बड़ा लेवल है 24,400, 24,500 और ऊपर की साइड 25,200, वो भी बरकरार है। उन दायरों को आप नीचे किसी ना किसी साइड ब्रेक जरूर करेंगे, और उम्मीद ये है कि वो पॉजिटिव साइड पे करेंगे, जिसकी मैं रोज ही चर्चा कर रहा हूं। लेकिन मार्केट साइडवेज है, बट साइडवेज मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी आपके पास
स्टॉक स्पेसिफिक पैसे कमाने के बन रहे हैं। यहाँ पर कुछ और खबरें अगर देखी जाएं तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आया है, आज शाम को आया है, वो डेटा ये है कि भारत का आईआईपी का डेटा आ गया है। जो आईआईपी डेटा है उसको अगर आप एक नज़र में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको खराब लगेगा, लेकिन एक्चुअली जब आप एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये नंबर बदल जाएंगे। अगर आप अप्रैल आईआईपी ग्रोथ की बात करिए तो 5.2 जो ईयर ऑन ईयर था, यानी विगत साल 2024 में आप तकरीबन 5.2% से बढ़ रहे थे, वहीं इस साल आपकी जो ग्रोथ हुई है 2.7 की हुई है। खराब लग रहा होगा यार, खराब है आईआईपी नंबर, लेकिन जो एस्टीमेट था वो एस्टीमेट था मात्र 1.02 का, यानी 1% के हिसाब से हमको बढ़ने का उम्मीद था और मार्केट इसी को फैक्टर इन करके चल रहा था कि खराब आईआईपी नंबर आएंगे, 1% के आसपास का आएगा, लेकिन नंबर क्या आया है 2.7 का। तो अब वो नंबर जो खराब दिखता है वाई ऑन वाई बेसिस बट ऑन द फेस ऑफ की मार्केट ने उसको खराब एक्सपेक्ट कर ही लिया था, वो बेहतर हो गया और अल्टीमेटली ये नंबर शाम को आए हैं जिसका इंपैक्ट आपको कल दिखाई पड़ेगा। तो ये नंबर इट इज ओके टाइप नंबर, जहां पर 2.7 का आईआईपी अप्रैल का आपका आया है। मार्च आईआईपी ग्रोथ को भी अब जो है चेंज किया गया है, 3% का नंबर जो रखा गया था, जो आपका 3% का नंबर था मार्च में घोषित किया गया था, उसको बढ़ाया गया है, अपवर्ड जो है उसको रिवाइज कर दिया गया है और वो 3.9 पर आया है। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि जो इंडस्ट्रीज है, कोर इंडस्ट्री जो 8 होती हैं, वहां पर आपकी ग्रोथ बनी हुई है, वहां पर तेजी दिखाई पड़ रही है, वहां पर कोई बहुत ज्यादा फ्लैट होती हुई स्थिति नहीं दिखाई पड़ी है। अगर आप अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग की बात करिए 3.4 का डेटा आया है, इलेक्ट्रिसिटी में 1.1 का आया है, प्राइमरी गुड्स में थोड़ी सी कमी दिख रही है, माइनस का डेटा है 0.4 का। बाकी नंबर्स आपको कैपिटल गुड्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अपेक्षाकृत वाई ऑन वाई बेसिस पे तो कमजोर दिखते हैं, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ये कमजोर आंकड़े नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है बाजारों के सेंटीमेंट को लेकर के कि जिस तरह से डिग्रोथ की बात चलती गई है सन 2025 में, वो अब शायद धीरे धीरे करके सेटल डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ग्लोबल खबरों में अगर आप 1 मिनट के लिए नजर डालेंगे तो अमेरिका में माना यह जा रहा है कि आने ही वाले वक्त में जल्द से जल्द में जो रूस है उसके खिलाफ कोई एक बड़ा सैंक्शन या यूं कहिए बिल पेश हो सकता है और वो बिल ग्लोबली उसके ऊपर लागू किया जाएगा। मतलब सभी देशों के ऊपर उसको लागू किया जाएगा कि वो रूस के साथ ट्रेड ना कर पाए। अगर वो रूस के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका उन देशों के ऊपर प्रतिबंध और साथ में उनके साथ जो ट्रेड डील की बात है वो खराब ट्रेड डील या फिर एक्स्ट्रा टैक्स उनके ऊपर लगाया जाएगा। इस तरह का कोई बिल आने वाले 1 से 2-4 दिनों के अंदर आपको अमेरिका में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसका एक ग्लोबल इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जिसके नाते आज शाम को रूस के वित्त मंत्री ने भी इसका काफी विरोध किया है। कई सारे देशों के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, जिसमें से भारत तो है ही है। अगर आप भारत की बात करिए तो भारत ने क्या किया है, भारत का जो डेटा है वो ये कहता है कि जो मई का समय है, इवन मई का समय अभी चल रहा है, इसके बावजूद भी अप्रैल, मार्च और मई का जो डेटा आ रहा है ये बात को साबित कर रहा है कि इंडियन रिफाइनर्स ने 40% जो टोटल क्रूड का उन्होंने यूज किया है वो रूस का ही है। तो भारत ने कितना भी दबाव रहा हो भारतीय कंपनियों के ऊपर, रिफाइनरी कंपनियों के ऊपर, सरकार के ऊपर, लेकिन भारत ने जो रूस से तेल खरीदी है वो बहुत ज्यादा लेवल पर घटाई नहीं है। ऐसे में इस बिल के आने के बाद भारत की कंपनियों के ऊपर काफी दबाव पड़ सकता है, जिसका इंपैक्ट आप उनकी मार्जिन में आने वाले वक्त में देख पाएंगे। क्योंकि अभी तक चूंकि खरीद होती चली जा रही है तो इस फैसले का असर आने वाले 6 से 8 महीने या साल भर बाद आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो फैसला काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर इस तरह का कोई बिल आता है तो इंडिया में रिफाइनरी कंपनियों के ऊपर, उसमें रिलायंस भी सम्मिलित है, चूंकि रिलायंस भी एक बड़ी रिफाइनरी है भारत की, दुनिया में काफी बड़ा माल बेच रहे हैं, तो इन सभी कंपनियों के ऊपर एक प्रेशर बन सकता है। जाहिर सी बात है अमेरिका के इस तरह के किसी भी बिल के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आपको फोकस करके चलना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर एक डेटा और देखें, मनी कंट्रोल का ही डेटा है कि भारत में जो रिटेल पब्लिक है वो अब धीरे धीरे करके मार्केट से बाहर जा रही है। यानी यूं कहें कि जिस तरह से बहुत ज्यादा पब्लिक मार्केट में आ रही थी या एक बहुत बड़ी भीड़ बाजारों में आ गई थी, वो धीरे धीरे करके अब
कम होती दिख रही है, जो कि निश्चित रूप से भारतीय बाजारों के लिए बुरी बात है। सेंटिमेंटल मार्केट इसके लिए नेगेटिव रहता है और इसका इम्पैक्ट जो है आपको 1-2 दिन में के लिए ही सही, मगर उन सभी स्टॉक्स में जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं वहां पर नकारात्मक रूप से दिखाई पड़ सकता है। अगर डेटा को देखें तो डेटा ये कहता है कि वर्ष 2025 में मार्च में, अप्रैल में और मई का महीना में लगातार जो कमी हुई है रिटेल पार्टिसिपेट की आने की, मार्केट में आने की, मतलब उन्होंने या तो अकाउंट क्लोज किए हैं या नए खाते नहीं खोले गए हैं, वो नंबर आपको दिख रहा है। करीब 15,000 से ज़्यादा लोग बाहर गए, 15-18 हज़ार के आसपास मार्च में, अप्रैल में भी करीब 7-8 हज़ार हैं और करीब 12 हज़ार के आसपास लोग जो हैं मई में अकाउंट्स क्लोजर हुए हैं। तो नेट अकाउंट्स में कमी आई है अपेक्षाकृत जो आपका नंबर था फरवरी में वर्ष 2025 से, और ये साबित करता है कि जो नेट रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट में आ रहा था उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है, और ये चीज़ उतनी बेहतर तो नहीं है। जाहिर सी बात है सभी स्टॉक्स के ऊपर जो स्टॉक मार्केट रिलेट करते हैं उनके ऊपर असर है। स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनियों के ऊपर थोड़ा और भी असर है, क्योंकि जिस तरह से रेगुलेशंस बनाए गए नए इधर, जिसके नाते एफएनओ में आपके नंबर्स घटे, जिसके नाते इनके मार्जिन्स के ऊपर दबाव रहा है, प्रेशर रहा है, तो वो काफ़ी जो प्रेशर का वो स्थिति रही है उसके नाते ही आप देखेंगे भी तो जिस तरह से मार्केट में रिकवरी हुई, बीएससी का बढ़ना एक अलग लॉजिक है, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म है, वहां पर एफएनओ बिल्कुल नहीं होता था। आज भारत में टोटल एफएनओ का करीब 11-12% अब बीएससी के प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, सेंसेक्स और बैंकेक्स में। तो कहीं ना कहीं बीएससी ने तो मार्केट शेयर गेन किया है एफएनओ को लेकर के, और एफएनओ में पैसा भी बनता है, जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म्स को, तो वहां पर तो उन्होंने गेन किया और उसका असर आपने देखा है। लेकिन बाकी मार्केट को अगर आप देखिए, जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनियां हैं वो जो पिछला आपने एक बड़ा मूवमेंट देखा है नीचे से, वहां पर कोई बहुत बड़ी तेजी देख रहे हो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिकवरी नहीं हुई, कोई भी आप स्टॉक उठा के देख लो, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन या फिर आप किसी भी ब्रोकर कंपनी को देखिए, सब नीचे से रिकवर किए हैं, अच्छा रिकवर किए हैं। लेकिन जिस तरह से बहुत सारे स्टॉक्स नए 52 वीक हाईज पे पहुंच गए हों, लगातार नए हाईज बन रहे हों, ऐसा उन स्टॉक्स में नहीं दिख रहा है, एक क्रेजी मोमेंटम नहीं दिख रहा है। जैसे डिफेंस स्टॉक्स में आपने क्रेजी मोमेंटम देखा, इंडिया पाक वॉर हो गया और थोड़ा बहुत डिफेंस को लेकर के अमेरिका की तरफ से भी बहुत सारी पॉजिटिव बातें आई, तो आपने डिफेंस में क्रेजी आप मूवमेंट देख रहे हैं, और स्टिल वो मूवमेंट अभी भी चले जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो मूवमेंट खत्म हो जा रही है। कहाँ 320 वाला बीएलआर 400 को टच कर रहा है। तो अल्टीमेटली 1-1.5-2 महीने के अंदर इस तरह के हैवी वेट स्टॉक्स में इस तरह के रिटर्न्स बने हैं डिफेंस स्टॉक्स में। वहीं पर अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनियां देखिए तो निगेटिविटी वहां पर बनी रही है, बहुत ज्यादा स्टॉक्स भागे नहीं हैं। लॉजिक यही है कि पार्टिसिपेट्स वहां पे घट रहे हैं, उनका मार्जिन घट रहा है, और जो वीकली एक्सपायरीज थी और वो सब चीजें कम हो गई हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके घर में स्टूडेंट हैं और आप थोड़ा बाहर जा कर के पढ़ना चाहते हैं अच्छी नौकरी को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कनाडा ने अब 31% सर्किट लगा दी है, बेसिकली उन्होंने कहा यह है कि अब वो 31% और कम इंडियंस को कनाडा आने देंगे पढ़ने के लिए। अमेरिका वालों ने तो बैन ही कर दिया है, वहाँ पर तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं अमेरिका में कि अब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के लड़कों को वो नहीं आने देंगे, सीधी रोक है। और उसमें चूंकि भारत के लोग भी काफ़ी ज़्यादा जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए, तो उनके ऊपर रोक है। तो ये निश्चित रूप से हमारे भारत जैसे देश के लिए, जहाँ पर एजुकेशन के लिए बहुत सारा लोग बाहर जाते हैं, और बाहर जाने या देश में पढ़ने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जिस तरह से तकनीकी विकास होता है वो भारतीय संस्थाओं में उस तरह से नहीं है। फाइट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली निगेटिविटी तो रहेगी ही। और जो हायर एंड जॉब्स के लिए बड़े घरों के लड़के जनरली उसमें जाया करते हैं, तो वहाँ पर एक रोक है और फाइट अब और बढ़ेगी यहाँ पर आप भारत में। अगर आप मार्केट को वापस से एक बार चेक कीजिए तो बाजारों में लगभग अगर आप बात करें एडवांस डिक्लाइन की, तो 1462 स्टॉक्स में तेजी रही है, वहीं पर 1395 स्टॉक्स में आपने गिरावट देखी है। तकरीबन अगर आप हाई लो की बात करिए तो अब वो दौर आ गया है जहां पर 52 वीक हाई ज्यादा स्टॉक्स में लग रहा है, और ये मार्केट के इनहेरेंट मार्केट के मोमेंटम को दर्शाता है। 52 वीक के हाई लगाने वाली की संख्या आज 51 शेयर है, जहां पर 52 वीक का हाई लगा है, वहीं पर 52 वीक का लो लगाने वाली की शेयरों की संख्या 17 है। अपर सर्किट पर 93 स्टॉक बंद हुए हैं, मतलब इनर टोन मार्केट की अब धीरे धीरे बुलिश होती जा रही है। वहीं पर लोअर सर्किट पर बंद होने वाले स्टॉक्स की संख्या 47 है।
तो ये चीज़ है। अब अगर आप मार्केट का, चूँकि मैंने आज स्टॉक मार्केट की बात करी है, तो मार्केट का जो इस समय हमारी मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो 5.15 ट्रिलियन के आसपास है। भारत की इकोनॉमी कितनी है? तकरीबन 4 ट्रिलियन के आसपास है, और वो भी एक्सपेक्टेड नंबर है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, एक्सपेक्टेड नंबर है, जिसके माध्यम से हम जापान को आप पीछे छोड़ते हुए दिखते हैं। 1 जून के आसपास को वो डेट होगी, लेकिन 4 के है। अब मार्केट का कितना है? 5.1। तो मार्केट जो ये 1.5 ट्रिलियन आप मार्केट में एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये ही क्या है? ये मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता, बेसिकली ये वैल्यूएशंस का गेम है। तो जो लोग मार्केट में आते हैं, हर एक चीज़ में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ये इतना बढ़ा हुआ है, इसका ईपीएस इतना बढ़ गया है और उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा, तो एक्चुअली नहीं पड़ेगा। जब मोमेंटम हो उस स्टॉक्स को बाई करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मार्केट गेम ही है। मार्केट कभी भी नॉर्मल वैल्यूएशन पे नहीं मिलती है। अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा लग रहा है तो वो भी अपनी हायर वैल्यूएशंस पे ही ट्रेड कर रहा है और आगे भी वो करता ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 5.15 ट्रिलियन के आसपास आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 22 करोड़ 41 लाख 9,734 मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी इतने लोगों के अकाउंट्स एनएससी में ओपन हैं आज की डेट में। तो मार्केट इस तरह की स्थिति दिखा रहा है। अब कल के लिए अगर आप बात करें लेवल्स की, तो जाहिर सी बात है, जो मैंने शुरुआत में बताया कि 24,800 के आसपास आप कहीं ना कहीं लगातार अपना बेस बना रहे हैं। नीचे की साइड में 24,500 24,450 वो इंपॉर्टेंट होगा। यद्यपि आज हमारी क्लोजिंग जरूर 24,800 के नीचे आई है, लेकिन ये काफ़ी टेक्निकल लेवल के नाते है, क्योंकि जो एवरेज बन रहा है ऑप्शन सेलर का वो 24,800 बन रहा है। 24,800 फ्यूचर का रेट होना चाहिए, और उसके नाते चूंकि फ्यूचर में प्रीमियम है थोड़ा अभी, तो उसके नाते आपने स्पॉट को 24,750 के आसपास आप दिन भर ट्रेड करते देखे हैं। लेकिन ये लेवल्स कल के लिए काफ़ी जस्टिफाइड रहेंगे। अगर आप यहाँ से नीचे की साइड में 24,500 24,450 रख लें और ऊपर की साइड में 25,200, तो ये रेंज शायद कल आपको दोनों ही साइड टच भले हो जाए, लेकिन निकलती हुई नहीं दिखती। आज वोलेटिलिटी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कल वोलेटिलिटी वापस से आ सकती है, चूंकि कल एक एक्सपायरी का सेशन है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी अपेक्षाकृत थोड़ी बुलिश बंद हुई है, 55,417 पर क्लोजिंग आई है। ऊपर की साइड में वही 56,000 56,200, और नीचे की साइड में अब थोड़ा सा आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर ला सकते हैं बैंड का। तो अगर नीचे की बात करें तो अब हमारा जो नीचे का बैंड बनता है, वो जो 54,200 पे आता था, वो अब उभर करके 54,600 की रेंज में आता दिखता है। तो 54,600 54,700 ऊपर की साइड में आपके लिए बैंक निफ्टी, मतलब नीचे का बेस है, और ऊपर की साइड में 56,200 ये अपर बैंड आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मार्केट की संरचना रहेगी। अपेक्षाकृत मार्केट में बहुत स्टॉक्स में मूवमेंट अभी अभी आपको मिल रहे हैं, वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। जहां पे फ्रेश ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, चर्चा मैंने करी है, वहां पर अगर आपका फोकस रहेगा तो गाहे बगाहे आपको उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जाहिर सी बात है, मैं ट्रेड के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम आपका 2 5 10 दिन का तो भी होना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। तो ट्रेडर, एज ए ट्रेडर आपको अभी भी, जैसे मैंने कल डिटेल किया था, थोड़ा बच के रहना चाहिए, बट एज ए निवेशक आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दिखाई पड़ती हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे कल। अभी आपको छोड़ जाता हूँ अच्छे विचार के साथ।